रोजाना का हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं देश दुनिया, और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। वसीम बरेली साहब की चंद लाइनें हैं कि आंखों आंखों में रहे कोई घर न हो, और ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। क्या अजब आरजू घर के बूढ़ों की है, शाम हो तो कोई घर से बाहर ना हो। वाह वाह। जी, क्या? ऐसा ही एक अजब वाकया मध्य प्रदेश में देखने को आया है, जहां पर बेरोजगारी को ही खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, आप चौंकेंगे थोड़ा सा। बेरोजगारी, अब वहां की सरकार ने लगभग दर्जन भर से ज्यादा गांवों सड़कों के नाम बदलने के बाद जब उनका जी नहीं भरा, तो उन्होंने बेरोजगारी शब्द को हटाने के लिए एक नया शब्द खोजा और गढ़ा आकांक्षी युवा। यानी कि अगर आप वहां रोजगार नहीं पाए हो तो अब आपको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, अब आप आकांक्षी युवा होंगे। यानी आपको आकांक्षा है कि रोजगार की। तो इस तरीके से जो भूखे हैं उनके लिए भी कोई शब्द खोज ले सरकार, जिनके जो कुपोषित हैं उनके लिए भी कोई सरकार खोज ले। और वहां के मंत्री जी का तो एक अजब गजब बयान है कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो वो बेरोजगार नहीं है साहब। मतलब अगर मेरे पिताजी की दुकान है और वो मुझे सुबह शाम तक कहते रहते हैं बेटा ये दवाई ले आओ, वो इंजेक्शन ले आओ, ये ले आओ, तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। बस भले ही वो हमसे बेरोजगारी ठलवाई करा रहे हो, मोहल्ले वाले कह रहे हैं अरे ये तो कुछ करता धरता नहीं है, इसके पिताजी दुकान का सामान वामान लाने कह देते हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोजगार देने की बात तो दूर की रही, हम्म, जो बेरोजगार है उसी लफ्ज को भी हटा देना चाहती है और बेरोजगार युवक की जगह आकांक्षी युवक की बात आपने बताया कि वो युवक हम्म, युवा आकांक्षी युवा कहलाएंगे। हम्म, यानी उनको काम की आकांक्षा है, नौकरी की आकांक्षा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, जैसे अपने हम्म, पिताजी के साथ लगे हुए हैं, तो बेरोजगार नहीं जी, कहलाएंगे। जो शब्द गढ़ा गया है जी, आतिश साहब बता रहे हैं। जी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब 2014 के बाद सरकार बनी है, तो जो संघ के और बीजेपी के और वैसे कट्टर लोग हुआ कर हम्म, हैं, और तो उस उनके और इनके विचार के खिलाफ लोगों में अक्सर मैं ये चर्चा सुना करता था कि अच्छा अच्छा बताओ, वो योगी जी ने, अरे वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो इतना धन काला लाएंगे वापस, इतना वो करेंगे, हम हम्म। रोजगार देंगे इतने करोड़ों को। अरे तो मोदी जी ने ये भी कहा तो था जो पकौड़ा तल रहा है वो रोजगार है, हाँ, पकौड़ा तलना भी। तो वो इसी पर चीख पड़ा था, भड़क गया था। हम्म, मैं इसी आपके लखनऊ राजधानी की जनपद की बात बता रहा हूँ। हम्म, वो पंडित जी थे, वो भड़क गए, हम्म, कहने लगे कि आप लोग बदनाम करने की बातें करते हैं, आप हम्म, लोग के रगों में कांग्रेस का खून भरा है, हम्म, आप लोग तो बस नौकरी कैसी नौकरी, नौकरी की बात ही नहीं कही कि प्रधानमंत्री। हम्म, प्रधानमंत्री ने कहा था कि रोजगार, हम्म, यानी अगर पकौड़े भी छानोगे, हम्म, भाई आप होटल में काम कर रहे हो तो आपके पास काम बेरोजगारी हुई, कुछ हम्म, कर रहे हो ना। हम्म, तो लेकिन जो चुनाव के वक्त कहा जा रहा है वो नजरिया हम्म, और अब का नजरिया, हम्म, दोनों में कितना फर्क है। लोग सोच रहे हैं कि ये आएंगे तो नौकरियां देंगे, हम्म। और वहाँ नौकरी कहाँ है, वहाँ तो कहा जा रहा है कि अगर आप कोई अपने बाप के साथ कोई काम में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार नहीं और हैं। वहाँ के कौशल विकास मंत्री हैं गौतम टेटवाल, तो वो कह रहे 12,646 रुपए से अगर कम आए हैं तब आप जी। बेरोजगार माने जाओगे, नहीं और तो बेरोजगार नहीं हो। और मध्य प्रदेश का सर्वे उन्होंने कराया है कि इससे कम यहाँ पर किसी का नहीं है। हाँ, तो यानी कोई बेरोजगार यहाँ नहीं है, मध्य प्रदेश से बेरोजगारी खत्म। बेरोजगार मुक्त प्रदेश तो हो हो गया है। सकता है अब धीरे धीरे ये बातें जो है यूपी में भी आए, और जो महाराष्ट्र में जाए, और गुजरात में जाए, और वो हरियाणा में जाए, और पंजाब में जाए, और धीरे धीरे वो पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भाजपा की सर, सरकार हमने है। एमपी रोजगार पोर्टल से निकाला तो 28 मार्च 2025 तक वहाँ बेरोजगारों की जो दर है 29.37 लाख है। जी। इतने बेरोजगार है वहाँ। हम्म। अब मंत्री जी कह रहे 12,000 से नीचे वाले खाली माने जाएंगे। गजब स्थिति है। अब देखिए, फेस सेविंग के लिए आदमी कुछ कहेगा। जी, वो ये उनका ये मानना है कि देश के अंदर न तो गरीबी है, बीजेपी वालों को मानना है, संघ वालों का, जी, और ना बेरोजगारी है। हाँ, हर आदमी कमा रहा है, हर आदमी बहुत अच्छे से रह रहा है, हर आदमी का कहाँ बताइए कहाँ गरीबी है? हर आदमी लड़ने को तैयार। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी ही नहीं निकल रही, अब करेंगे नौकरी कहाँ? है ही नहीं, सरकार के पास नौकरी नहीं है, और सब उस पर संविदा पर लोग भर्ती और किए जा रहे हैं। लेटरल एंट्री से हो रहे हैं। लेटरल एंट्री से कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर लेटरल एंट्री करेंगे, बताइए आप। सर, एक मामला है, इसमें वक्फ बिल को लेके बड़ा हायतोबा मचा हुआ है। इसमें दो ही चीजें चल रही हैं, वक्फ बिल और औरंगजेब।
जी। तो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में वो कह रहे थे कि इसके इसी सत्र में जो 4 अप्रैल तक चलेगा, उसमें हम वक्फ बिल को प्रस्तुत करेंगे सदन में और पास करा लेंगे। अब चंद्र बाबू नायडू ने एक इफ्तार पार्टी की थी। उन्होंने उसमें कहा कि जो वक्फ की संपत्ति है हम उसकी संरक्षण करेंगे उसका, और मुसलमानों के साथ है। कुछ ऐसी स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक अपना संदेश भेजा है कि अक्टूबर तक, क्योंकि वहाँ चुनाव है बिहार में, तो ये विधेयक उसको लटका दिया जाए। इससे पहले भी मोदी जी 2 बार ये काम कर चुके हैं, बैक स्टेज जा चुके हैं। एक तो किसान बिल पे और एक भूमि अधिग्रहण का बिल लाए थे, दोनों पे वो बैक फुट पे गए थे। क्या लगता है आपको, ये वक्त बिल ये पास करा पाएंगे? क्योंकि 1 तारीख तक छुट्टी है, 2 3 4 3 दिन बचेंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है करमवीर जी की, ये इसी तरह से भी लटकाए रखा जाएगा, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। औरंगजेब का तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वक्त का ख़त्म नहीं हुआ। वो बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं, बड़े बड़े लोगों के उस पर कब्जे हैं, गैर मुस्लिमों के कब्जे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी वो जिंदा रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार के अफरोज़ा अफसार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू, हाँ। चंद्रबाबू नायडू ने हम्म, ये सब बातें कही हैं, हम्म, ये मात्र एक धोखा देने की बात। हम्म, आप हमें ये बताइए हम्म, कि एक एक शब्द है दोहरा चरित्र जीना। हम्म, कहो कुछ करो कुछ। हम्म, बीजेपी के लिए भी लोगों ने ये कहा, हम्म, काला धन कहा था लाने के लिए, नहीं ले आया, और ये कहा था वो उसको लाएंगे जो भागे हुए, नीरव मोदी, नीरव मेहुल मोदी उनको चौकसी। लाएंगे। तो क्या कहा, वो जुमला था। वो जब बात निकले तो कहो जुमला। तो ये और चंद्र बाबू नायडू और वो आपके नीतीश नीतीश कुमार हैं, कुमार, और ये अगर अभी चाहें तो अभी चिराग पासवान भी हैं, चिराग तो पासवान, भी मुस्लिम वोट पाते हैं। तो अभी अभी ये बिल जो है निरस्त हो जाए। हम्म, लेकिन तुम दोहरा गेम खेल रहे हो हम्म, कि एनडीए में हम शामिल हैं तो हमारा फायदा भी है, और अगर हम खुल करके साथ देते हैं कि ये नई बिल का मुखालफत करते हैं तो एनडीए से नुकसान, हमारा नाता टूटेगा, हम्म, हमारे खिलाफ कोई जांच इंक्वायरी ना बैठ जाए। यही नीतीश घबराए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी गुमराह करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं कि हाँ। सबको नायडू जी ने उसमें ये भी, सुरक्षित हाँ, रखेंगे, इमाम की तनख्वाह बढ़ा दस देंगे। हजार कर दिए क्या हैं कर देंगे? 10,000 कौन सी कितनी मौलाना मस्जिद? को 5,000। अब कितने हैं इमाम? तो ये तो मध्य प्रदेश एक के हिसाब शहर से। में 20 मस्जिद पर होगी, हाँ 10 मस्जिद होगी, 5 मस्जिद होगी, जी। तो कितना बढ़ जाएगा पैसा? तो ये तो मध्य प्रदेश के हिसाब से आकांक्षी युवा हो गए, 12,000 से कम आकांक्षी है। 12,000 से भी कम होगा। एक सर मजेदार मामला उत्तर प्रदेश से पकड़ में आया है कि यहाँ नगर निगम गोरखपुर में आउटसोर्सिंग से तहसीलदार और नायब तहसीलदार रखे गए। ये मामला नहीं समझे। पहले तो पीसीएस रखे जाते थे, या जहाँ तक मेरी जानकारी है, कानून गो से जो प्रमोट होते थे वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद तक जाते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत हास्यास्पद है अभी स्थिति पिछले 15 जनवरी को इसका वो हुआ है कि जिन साक्षात्कार। पोस्ट पर सिलेक्शन होता है पीसीएस के ज़रिए और तमाम कंपटीशन के ज़रिए, लेखपाल और आपके ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब पोस्ट हाँ हाँ, जो है उत्तर बीसीएस उत्तर की है, प्रदेश राज्य सबॉर्डिनेट लोक सर्विसेज सेवा है, आयोग से हाँ, होता था। लोक सेवा विभाग। अब इसमें इन्होंने ये तरीका अपनाया है कि हम रिटायर्ड लोगों को, हम्म, इसमें आपने वो चीज़ हम्म, बताया नहीं, हम्म। ये रिटायर्ड लोगों को ठेके पर रख करके काम करा तो रहा है। रिटायर्ड तो पूरे देशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। यही तो मैं कह रहा हूँ कि रोजगार है नहीं, हम्म, और पैसा है नहीं नई नियुक्ति भरने का। हम्म, टेंडर पर ये होता है कि आधा पैसा देना है, हम्म, और एजेंसी भी खाती है पैसा, हम्म, जो जिसको भेजेगी। हम्म। तो वो आदमी आगे काम वो ऐसे ही करता है, डॉक्टरों की भी तो ऐसी और नियुक्ति की हाँ, वो थी। कह भी देते, करना क्या है आप, आपका इतना बचेगा, हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो यानी इस तरह की नियुक्तियों से शासन ये दिखा रहा है कि हम जो है वो सरकार की बचत करा रहे हैं। इसमें बचत कहाँ है? और दूसरी चीज़, ये जो आदमी जिसको गवर्नमेंट खुद रिटायर मान लेती है कि भाई जी, काम योग्य नहीं है, जी। उससे आप काम लेंगे, हम्म। तो बताइए कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, या आप जो है वो कोई अच्छा काम करा नहीं तो पाएंगे? डॉक्टरों की भी तो भर्ती इन्होंने और ऐसे ही की थी। और तो यहाँ, हाँ, डॉक्टरों की भी ऐसे ही की है, 65 साल कर दी कि हाँ, 70 साल तक अगर वो योग्य हैं तो उनको करते रहेंगे। तो यानी कि जो युवा है, जो आकांक्षी युवा बना दिया गया मध्य प्रदेश, तो उसके लिए तो कोई अवसर ही नहीं है। हाँ, वो कहाँ चला जाए? लेकिन प्रशासन में एक पोस्ट जो थी वो जरूर कुछ महीने की, जिसको सीजनल कहा जाता है, सीजनल अमीन की हाँ, पोस्ट, सजनल अमीन होते थे। वो वसूली करने जाते थे, हम्म, राजस्व वसूली के हम्म, लिए।
कि लगान वसूल करना, ये करना, वो करना, लेकिन अब ये इसका स्तर आ गया है। सीजनल तहसीलदार हो गए। सीजनल ये नई नई प्रथा शुरू होगी जी हाँ, जी हाँ। बेरोजगारी की। तो ये अब सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार इस पर क्या केंद्र कदम सरकार में भी तो सब रिटायर्ड ही बैठे हैं जितने आईएएस, या तो लेटर एंट्री वाले लेटर हैं। एंटर वाली। वो माधवी बुच क्या थे, कोई आईएएस थोड़ा ना थी, वो भी वैसे थी। अरे रिजर्व बैंक में देखिए कैसे कैसे हाँ, लोग गवर्नर बन गए। प्रधानमंत्री कार्यालय में देख लीजिए, वहां भी सब रिटायर्ड। नितिन मिश्रा साहब थे कितने सालों तक रहे, पीके मिश्रा, एसके मिश्रा, पता नहीं कौन कौन से मिश्रा हैं। सर एक मामला तो न आया है संज्ञान में कि एनसीआरबी का एक आंकड़ा है कि साल 2022 तक 32,457 मौतें हार्ट अटैक से हुई। हम्म, हिंदुस्तान में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम्म, अब सरकार ने क्या किया है पिछले 27 मार्च को हम्म, कि एनपीपीए ने 27 मार्च को एक आदेश जारी किया कि जिन कंपनियों के स्टंट की खुदरा कीमतें उसकी तय की गई अधिकतम सीमा से कम है, वो 2024 के थोक मूल्य सूचकांक के मुताबिक 1.74% तक कीमतें बढ़ा सकते हैं, मतलब 2% लगभग कीमतें बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से तो ये मान के चलिए कि अगर बेयर मेटल स्टंट लेगा आदमी तो 10,692 रुपए का होगा, और अगर वैक्सुलर स्कैफोल्ड स्टंट लेगा तो 38,933 रुपए का होगा। आम आदमी कहाँ अब से आप पैसा ये लाएगा? देखिए कि आम आदमी तो खैर राम भरोसे जी रहा है। जी। तो मान लेता है कि अभी जहाँ डॉक्टर ने बताया कि स्टंट पड़ेगा ना, अगर ठीक डॉक्टर साहब फिर आएंगे कुछ कह के चला जाता है। और 10 अस्पताल में हाँ, जाके खाली एस्टिमेट लेकिन जो बनवाता है। पैसे वाले रिटायर्ड इंजीनियर, रिटायर्ड डॉक्टर, या जो तो हम्म, वर्किंग में भी जिनके पास जान जाते हैं कि पैसा है, हम्म, वो पहुंचे कि साहब स्टंट पे फौरन डलवाना है, आप हम्म, नहीं डलवाएंगे तो इनकी जान को खतरा है। हम्म, और ये दूसरा तीसरा है क्या बता करके, हम्म, तो वो तो पहुंच जाती है 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए में हम्म, स्टंट पड़ता है, खर्चा हम्म। आता है। तो ये कीमतें वो उन्होंने कहा थोड़ा और विरोध कर लो, तो इससे तो और ज्यादा उन लोगों को बल मिल जाएगा और कि साहब। मोदी जी ने भाषण दिया था सदन में कि हम चिकित्सा स्वास्थ्य पे कर कम देखिए करेंगे इस लोगों का। देश में चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर के इतना धन, इतना मतलब खर्चा इतने महंगा हो गया है कि आम आदमी के जीना बड़ा मुश्किल है। वो राम भरोसे जी रहा है ये उसको राम जो। भरोसे तो देश ही जी रहा हाँ। है, वो तो अब आदमी वो क्या। जब सबसे पहले तो केंद्र सरकार को इस बात को सोचना हो, प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम्म, और सारी बातें होती रहती है, लेकिन देश के अंदर जब तक चिकित्सा और शिक्षा इन दोनों को सस्ता नहीं किया जाएगा, आम आदमी ऊपर नहीं उठ लेकिन सकता। सर अगर चिकित्सा और शिक्षा ये सस्ता कर देंगे तो इनको फिर वो आकांक्षी युवा हो जाएंगे वो सब, तो ये कैसे ढोएंगे? कुणाल कामरा ने भी पिछले दिनों कहा था कि अगर एक पत्थर 5 लोगों में फेंका जाए तो किसी ना किसी जाके इंजीनियर को ही लगेगा। हर 5 में से एक आदमी तो इंजीनियरिंग की है, और हम्म, मेक इन इंडिया इनका फ्लॉप हो चुका है। हम्म। तो और इतने बेरोजगार युवा हैं। बीटेक करने वालों एक बाढ़ सी है, बीटेक बीबीए एमबीए वालों की, मतलब अब आप। इन्होंने तो देखिए पता नहीं न्यू इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और क्या क्या कह रखा है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता। नया भारत, न्यू इंडिया। अब विकसित भारत। हाँ। और एक आए थे बेचारे मर गए, उनके भाई ने उनको गोली मार दी थी, हाँ, प्रमोद प्रमोद महाजन महाजन जी। को। वो शाइनिंग इंडिया लेके चल रहे थे, अटल जी का वो वो लेकर ले के। डूबा साइनिंग हाँ। इंडिया और अटल जी वो को। पता नहीं क्या हुआ, वो भी गए और अटल जी भी चले गए दुनिया हम्म। से। तो बहरहाल अब लेकिन ये था कि अटल जी तो कुछ करना चाहते थे, उनकी बातों में लगता हाँ, था कि। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने शुरू की थी सड़क वाली। एक सर सवाल था कि अब गाड़ियां नहीं बिक रही नई। हम्म, मोटरसाइकिल का जो मोटरसाइकिल आज के 10 साल पहले 48,000 50,000 में थी, वो 1 लाख से ऊपर चली गई। फोर व्हीलर की स्थिति यही है। अब अगर आप ताजा आंकड़ा निकाला जाए तो सेकेंड हैंड गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। और मोदी उसका सबसे बड़ा कारण है कि इतना टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने हर चीज पे कि टैक्स से आम आदमी करा रहा है। क्या हम्म। कहेंगे इस पे? ये देखिए वो दिक्कत ये है कि जिस वक्त एक दौर वो था कि इंसान के लिए कर्ज मिलना बड़ा मुश्किल था। हम्म। मनमोहन जी जब फाइनेंस मिनिस्टर हुए हाँ, या 91 में 91 नरसिंह में, राव जी की सरकार तो में उन्होंने इतना मतलब बेहतरीन जरिया निकाला था कि आर्थिक उदारीकरण आर्थिक वाला। उदारीकरण वाला, जी। कि बैंक से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हम्म, और बैंकों को हुक्म जारी किया गया कि नहीं, वो आप जो है फर्नीचर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, स्कूटर खरीदना है, कार खरीदना है, हम्म, फ्रिज खरीदना है, हम्म, टीवी खरीदना है, डेक खरीदना है, कोई भी चीज़ है आप बैंक से लोन लीजिए। बिग बाई स्कीम चली थी। हम्म, हम्म, तो बैंक ने जो दरवाज़ा खोला तो देखते देखते जो बहुत ही जन सामान्य लोग थे जिनके घरों में जल्दी फ्रिज नहीं आता था, हम्म। संडे को बैठ के उनके बच्चे दूसरे के यहाँ टीवी रामायण देखते देखते थे, थे, रामायण महाभारत देखते देखते थे, थे। एक घर में टीवी हो हम्म, या एक घर में रेडियो हो तो वहीं टाइम पूछने लोग जाते थे, वहीं हम्म, टीवी देख लेते थे। हम्म, लेकिन वो स्थिति बदली। हम्म, और बदली तो ऐसी बदली कि हर घर में
ज्यादातर जो है खुशहाली देखने में आ गई कि यार 10वें 5वें घर में टीवी दिखाई देने लगा। जी। अब ये है कि एक फैशन चला कि पहले नई गाड़ी लो, हम्म, और कंपनी वाले जानते हैं कि कुछ इसमें एक नया हम हम्म। कर देंगे, हाँ, नया फीचर नया डाल करें, देंगे। नया फीचर डाल देंगे, तो जो दौलतमंद लोग हैं वो तो खरीदेंगे गाड़ी, हम्म, तो वो अपना मार्जिन उनका निकल आता है। हम्म, तो अब उसके बाद वो गाड़ी जब जो सेकेंड हैंड होती है वो फिर बीच में बिचौलिए खरीदते हैं। हम्म, तो इस तरह से आम आदमी बैंक से लोन लेकर के या किसी न किसी जरिए से वो गाड़ी लेता है। हम्म, तो कंपनी जो गाड़ी बना रही है वो सबके लिए नहीं बनाती है। हम्म, सब बनी थी, जैसे अभी यह बैटरी रिक्शा चला है, ये हम्म, गरीबों के लिए था। हम्म, इसने इतना लोगों को रोजगार दे दिया हम्म, कि कहा नहीं जा सकता। हम्म। क्या आदमी, हर आदमी जो है वो कहीं ना कहीं बैटरी रिक्शा चला करके अपना परिवार चला। जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।